अनीता के नाइट स्टैंड पर रखा डिजिटल अलार्म ठीक 6:15 AM पर बज उठता है। हैदराबाद के कुकटपल्ली में अपने अपार्टमेंट के सीलिंग फैन को देखते हुए वह बस 10 सेकंड्स के लिए बिस्तर पर लेटी रहती है और फिर रियलिटी का एहसास होता है। 36 की उम्र में अनीता एक मिड साइज्ड लॉजिस्टिक्स फर्म में ऑपरेशंस मैनेजर हैं और हर महीने 85,000 रुपीज की एक अच्छी सैलरी कमाती हैं। लेकिन यह पैसा सिर्फ और सिर्फ उनकी कड़ी मेहनत और स्टेमिना की बदौलत मिलता है। 7:30 AM तक किचन एक मिलिट्री कमांड सेंटर जैसा दिखने लगता है। उन्होंने 2 अलग अलग स्कूल लंच बॉक्सेस पैक कर दिए हैं, एक अपने 8 ईयर ओल्ड बेटे के लिए जिसे टोमेटोज पसंद नहीं हैं, दूसरा अपनी 12 ईयर ओल्ड बेटी के लिए जो कस्टमाइज्ड रोल्स की जिद करती है, और अपने इन लॉज के लिए चाय भी बना ली है। बाहर निकलने से पहले वह अपनी मदर इन लॉ की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप लेती हैं और पास की फार्मेसी से उनकी मंथली हाइपरटेंशन मेडिसिन लेने के लिए एक क्विक चक्कर लगाती हैं। 8:15 AM तक अनीता आउटर रिंग रोड यानी ORR के भारी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंस चुकी होती हैं। जैसे ही धुंधली दूरी तक सिर्फ ब्रेक लाइट्स ही दिखाई देती हैं, उनके दिमाग में दिन भर का पूरा शेड्यूल चलने लगता है। वेयरहाउस में सप्लाई चेन डिलेज, वेंडर नेगोशिएशंस, परफॉर्मेंस रिव्यूज और अर्जेंट रेड फ्लैग्स से पहले से ही भरा हुआ इन बॉक्स। वह 9:15 AM पर ऑफिस पार्किंग लॉट में पहुंचती हैं। उस मोमेंट से लेकर 6 PM तक उनकी लाइफ बैक टू बैक स्टेटस कॉल्स, स्प्रेडशीट एनालिसिस और कॉर्पोरेट फायर फाइटिंग में ही निकल जाती है। जब वह फाइनली लॉग ऑफ करती हैं तो सेकंड शिफ्ट शुरू होती है। वह शाम के ट्रैफिक से निकलती हैं, बच्चों को लेने ट्यूशन सेंटर रुकती हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस पर चल रही गर्मा गर्म बहस को देखती हैं, डिनर बनाती हैं, किचन काउंटर साफ करती हैं और आखिरकार 10:30 PM पर बेड पर गिर पड़ती हैं। अब खुद से एक सीरियस क्वेश्चन पूछिए, किस प्लेनेट पर अनीता के पास क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने का टाइम, बैंडविड्थ या मेंटल एनर्जी होगी? वह कब ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट्स को ट्रैक करें, सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट सिग्नल्स को समझें या मिनट बाय मिनट स्टॉक टिकर्स को मॉनिटर करें? जवाब बिल्कुल साफ है, वह ऐसा नहीं करती। और अगर वह कोशिश करती है तो या तो वह बर्न आउट हो जाएगी या फिर बेहद थकान की वजह से डिजास्ट्रस फाइनेंशियल ब्लंडर्स कर बैठेगी। लगभग एक सेंचुरी पहले स्मार्टफोन ट्रेडिंग एप्स या राउंड द क्लॉक बिजनेस न्यूज चैनल्स के इन्वेंशन से बहुत पहले एक ब्रिलियंट फाइनेंशियल माइंड ने अनीता की बिल्कुल यही सिचुएशन पहले ही समझ ली थी। बेंजामिन ग्राहम, वह लेजेंडरी इन्वेस्टर जिन्होंने वॉरेन बफेट को मेंटर किया था, उन्होंने रियलाइज किया कि पैसों की दुनिया सिर्फ फुल टाइम वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट से नहीं बनी है। उन्होंने पहचाना कि रोजमर्रा के काम करने वाले लोगों को अपनी मेंटल पीस सैक्रिफाइस किए बिना वेल्थ बिल्ड करने का एक तरीका चाहिए। सेक्शन ब्रेक। बेंजामिन ग्राहम का रेडिकल डिस्टिंक्शन, डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग। अपने 1949 के लैंडमार्क वर्क द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बेंजामिन ग्राहम ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो पर्सनल फाइनेंस में आज भी सबसे लिबरेटिंग आइडियाज में से एक है। उन्होंने सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया, द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर और द डिफेंसिव इन्वेस्टर। द 2 इन्वेस्टर टाइप्स। एंटरप्राइजिंग एक्टिव, मैसिव टाइम और रिसर्च डिवोट करता है, स्टॉक पिकिंग और सेक्टर टाइमिंग, हाई इमोशनल फ्रिक्शन और रिस्क। डिफेंसिव पैसिव, मिनिमल टाइम में गुड रिजल्ट्स चाहता है, ऑटोमेटेड इंडेक्स और डेट स्ट्रेटजी, हाई इमोशनल डिसिप्लिन और पीस। एंटरप्राइजिंग या एक्टिव इन्वेस्टर मार्केट को एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस की तरह ट्रीट करता है। यह इंडिविजुअल बैलेंस शीट्स पढ़ने, कॉम्पिटिटिव मोड्स एनालाइज करने, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी इवैल्यूएट करने और मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स ट्रैक करने में हंड्रेड्स ऑफ आवर्स देने के लिए तैयार रहता है। वे ऐसा ब्रॉड मार्केट एवरेज से बेहतर रिटर्न अर्न करने की उम्मीद में करते हैं। दूसरी तरफ डिफेंसिव या पैसिव इन्वेस्टर का एक बिल्कुल अलग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, सेफ्टी और एफर्ट से आज़ादी। डिफेंसिव इन्वेस्टर एब्सोल्यूट मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, स्ट्रेस और इंटेलेक्चुअल लेबर के साथ एडिक्वेट फाइनेंशियल रिटर्न्स चाहता है। यहां ग्राहम की रेडिकल ऑनेस्टी सामने आती है। इंसानों की वास्ट मेजॉरिटी को डिफेंसिव इन्वेस्टर्स ही होना चाहिए। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार हसल, एक्सपर्ट कमेंट्री और हाइपर एक्टिविटी की तारीफ करती है, ग्राहम ने एक हैरान कर देने वाला ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने कहा कि डिफेंसिव इन्वेस्टर बनने में बिल्कुल भी कोई शर्म की बात नहीं है। असल में उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर जो एक सिंपल, अनयील्डिंग और मैकेनिकल फ्रेमवर्क को फॉलो करता है, वह अक्सर ज्यादातर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स से बेहतर परफॉर्म करेगा। क्यों?
क्योंकि ज़्यादातर खुद को एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कहने वाले लोग असल में एंटरप्राइजिंग होते ही नहीं हैं। वे तो बस छुपकर इमोशनल गैम्बलर्स बने होते हैं। वे अपनी स्टॉक पिकिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर आंकते हैं, जबकि डर, लालच और मार्केट नॉइजर के आगे अपनी कमजोरी को बहुत कम समझते हैं। अनीता जैसे इंसान के लिए और इंडिया के शहरों में काम करने वाले लाखों सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए थका देने वाले 10 आवर वर्किंग डे के बाद एक एक्टिव ट्रेडर की तरह काम करने की कोशिश करना फाइनेंशियली बर्बाद होने का एक तरीका है। डिफेंसिव स्ट्रेटेजी कोई समझौता या सेकेंडरी चॉइस नहीं है। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया एक अनफेयर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जो डे जॉब करते हैं। सेक्शन ब्रेक। द इंडियनाइज्ड डिफेंसिव पोर्टफोलियो, सिंप्लिसिटी बाय डिजाइन। तो एक मॉडर्न इंडियन प्रोफेशनल ग्राहम के डिफेंसिव प्रिंसिपल्स पर बेस्ड पोर्टफोलियो कैसे बनाता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए ग्राहम का बेसिक रूल बहुत सिंपल था। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ग्रोथ के लिए और डेट इंस्ट्रूमेंट्स स्टेबिलिटी के लिए के बीच एक बैलेंस्ड डिवीजन बनाए रखें। मार्केट किस तरफ जा रहा है इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करने के बजाय डिफेंसिव इन्वेस्टर उम्र और रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से एडजस्ट किए गए एक मैथमेटिकल एसेट एलोकेशन रूल पर भरोसा करता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एसेट एलोकेशन के लिए एक भरोसेमंद रूल ऑफ थंब ये है कि आप अपने 8% को लगभग अपनी एज के साथ अलाइन करें, जबकि बाकी को इक्विटीज में रखें। 36 ईयर ओल्ड अनीता के लिए यह फ्रेमवर्क इक्विटी में लगभग 60% से 65% और डेट में 35% से 40% के एसेट स्प्लिट का सजेशन देता है। अनीता का डिफेंसिव एसेट एलोकेशन एज 36, एलोकेशन 60-65% के इक्विटी बकेट और 35 to 40% के डेट बकेट में स्प्लिट है। इक्विटी बकेट में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कोर और निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड ग्रोथ शामिल हैं। डेट बकेट में पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ और आरबीआई बॉन्ड्स डेट फंड्स या एफडी शामिल हैं। यह स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो के अंदर अलग अलग रोल परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। द इक्विटी ग्रोथ इंजन 60% to 65% डिफेंसिव इन्वेस्टर इंडिविजुअल हॉट स्टॉक्स, टिप शीट रिकमेंडेशंस या थीमेटिक सेक्टोरल फंड्स नहीं खरीदता। इसके बजाय अनीता लोग कॉस्ट इंडेक्स फंड्स का यूज करके अपना इक्विटी ग्रोथ इंजन बनाती हैं। द कोर 80% ऑफ इक्विटी एलोकेशन एक लो कॉस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जैसा कि चैप्टर 6 में एस्टैब्लिश किया गया है। यह सिंगल व्हीकल उन्हें इंडिया के टॉप 50 कॉर्पोरेट जाइंट्स की इंस्टेंट ओनरशिप देता है, जो नेशनल इकोनॉमी की बैकबोन है। द सैटेलाइट 20% ऑफ इक्विटी एलोकेशन एक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, जैसा कि सेक्शन 5.5 में रिकमेंड किया गया है, जो थोड़े हायर ग्रोथ पोटेंशियल के साथ कल के उभरते लीडर्स को कैप्चर करता है। द डेट एंकर 35% to 40% डिफेंसिव इन्वेस्टर को एक अनयील्डिंग बैलास्ट की जरूरत होती है, जो मार्केट क्रैश के दौरान साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी दे और स्टीडी रिटर्न्स प्रोवाइड करे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ सेक्शन 80C के तहत टैक्स फ्री गारंटीड रिटर्न्स ऑफर करता है, जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडर के रूप में काम करता है। आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स और शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स बिना लॉक इन की चिंता के स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी और पीरियोडिक इंटरेस्ट पे आउट्स प्रोवाइड करते हैं। हाई क्वालिटी फिक्स्ड डिपॉजिट्स एफडी, जैसा कि सेक्शन 8.6 में डिटेल में बताया गया है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए गारंटीड कैपिटल प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं। ध्यान दीजिए कि अनीता के पोर्टफोलियो में क्या मिसिंग है। कोई मिड कैप स्पेक्युलेटिव पिक्स नहीं, कोई ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, कोई आईपीओ चेसिंग नहीं और लंच ब्रेक के दौरान फाइनेंशियल न्यूज एप्स की पागलों की तरह चेकिंग नहीं। उनका पूरा इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स कुछ हाई क्वालिटी ब्रॉड मार्केट बिल्डिंग ब्लॉक्स तक सिमट कर रह गया है। सेक्शन ब्रेक। द मास्टर रूल एनुअल रीबैलेंसिंग। एसेट एलोकेशन स्प्लिट सेट अप करना सिर्फ स्टेप 1 है। ग्राहम की डिफेंसिव स्ट्रेटजी की असली खूबी इसके डिसिप्लिन्ड मेंटेनेंस मैकेनिज्म में है, द एनुअल रीबैलेंस। अगर पोर्टफोलियो को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो मार्केट प्राइसेस बदलने के साथ ये ड्रिफ्ट हो जाएगा। सोचिए कि इंडियन इक्विटीज में रेजिंग बुल मार्केट के दौरान क्या होता है। मान लीजिए अनीता 10 मिलियन रुपीस के पोर्टफोलियो से शुरुआत करती हैं। इक्विटी 65% यानी 6,500,000 रुपीस और डेट 35% यानी 3,500,000 रुपीस। एक शानदार 18 मंथ्स के दौरान इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी आती है। अनीता की इक्विटी होल्डिंग्स की वैल्यू 50% बढ़ जाती है, जो 6,500,000 रुपीस से बढ़कर 9,750,000 रुपीस हो जाती है। इस बीच उनका कंजर्वेटिव डेट एलोकेशन अक्रूड इंटरेस्ट के जरिए धीरे धीरे 3,500,000
रुपीस से बढ़कर 3,750,000 रुपीस हो जाता है। अब उनके टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू 13,500,000 रुपीस हो चुकी है। हालांकि उनके पैसों का इंटरनल स्ट्रक्चरल बैलेंस काफ़ी हद तक बदल चुका है। ओवरऑल पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू 13,500,000 रुपीस है। इक्विटी 9,750,000 रुपीस का है, जो 65.0% के टारगेट एलोकेशन शेयर के अगेंस्ट 72.2% का नया एलोकेशन शेयर रिप्रेजेंट करता है। वहीं डेट 3,750,000 रुपीस का है, जो इसके 35.0% के टारगेट एलोकेशन शेयर के कंपैरिजन में पोर्टफोलियो का 27.8% रिप्रेजेंट करता है। उनका इक्विटी एक्सपोजर 65% से बढ़कर 72% से भी ज़्यादा हो गया है। अगर अब मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आता है तो उनका कैपिटल उनके ओरिजिनल रिस्क टॉलरेंस से कहीं ज़्यादा रिस्क में आ जाएगा। यहीं पर एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हर 12 मंथ्स में एक सिंपल और अनइमोशनल रूल अप्लाई करता है: ओरिजिनल रेशियो को रिस्टोर करना। अपने पोर्टफोलियो को वापस टारगेट 65-35 स्प्लिट पर रिबैलेंस करने के लिए अनीता कैलकुलेट करती हैं कि उनकी करंट होल्डिंग्स कितनी होनी चाहिए। टारगेट इक्विटी जो 13,500,000 रुपीस का 65% है, 8,775,000 रुपीस, और टारगेट डेट जो 13,500,000 रुपीस का 35% है, 4,725,000 रुपीस। इन नंबर्स तक पहुंचने के लिए अनीता 975,000 रुपीस वर्थ के इक्विटी इंडेक्स फंड्स बेचती हैं और उन पैसों का इस्तेमाल डे इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने के लिए करती हैं, जैसे कि शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स या आरबीआई बॉन्ड्स। एनुअल रिबैलेंसिंग की मैकेनिक्स: बुल मार्केट रैलीज के अंडर इक्विटी 72% तक ग्रो हो जाती है, जबकि डेट श्रिंक होकर 28% रह जाता है। रिबैलेंसिंग एक्शन के लिए 9,75,000 रुपीज के इक्विटी इंडेक्स फंड्स सेल करें, जिससे 9,75,000 रुपीज के डेट इंस्ट्रूमेंट्स बाय होते हैं और इससे पोर्टफोलियो वापस 65% इक्विटी और 35% डेट पर रिस्टोर हो जाता है। ध्यान से देखिए कि यह मैकेनिकल प्रोसेस अनीता से क्या करवाता है। वह इक्विटीज को प्राइस बढ़ने के बाद बेच रही हैं, यानी सेलिंग हाई। वह फंड्स को डेट में शिफ्ट कर रही हैं, जिससे मार्केट से मिले गेन्स स्टेबल और प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड एसेट्स में सुरक्षित हो जाते हैं। इसके विपरीत अगर अगले साल स्टॉक मार्केट 30% क्रैश हो जाता है और उनका इक्विटी परसेंटेज घटकर 50% आ जाता है, तो रिबैलेंसिंग का कैलकुलेशन यह तय करेगा कि वह सस्ते इक्विटी इंडेक्स फंड्स खरीदने के लिए अपने डेट एसेट्स का एक हिस्सा रिडीम करें। वह प्राइस गिरने के बाद ऑटोमेटिकली इक्विटीज खरीद लेंगी, यानी बाइंग लो। ये रूल इक्वेशन से इंसानी इमोशंस को पूरी तरह से हटा देता है। उन्हें मार्केट के टॉप्स या बॉटम्स को प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। उन्हें टेलीविजन पर फाइनेंशियल गुरुओं की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें मार्केट के स्विंग्स के बारे में एंक्शस फील करने की जरूरत नहीं है। यह बिल्कुल एंटी गिरिश, एंटी अरुल्स स्ट्रेटेजी है, जहां गिरिश मार्केट हाई के दौरान फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से मार्केट में भागता है, और जहां जहारू डेली प्राइस मूवमेंट्स को आउट स्मार्ट करने की कोशिश में फ्रेंटिकली ट्रेड करता है, वहीं डिफेंसिव इन्वेस्टर एक ऑटोमेटेड ऑटोपायलट की तरह काम करता है। यह मैकेनिकल रूल उन्हें रैशनली एक्ट करने पर मजबूर करता है, चाहे वे कैसा भी फील कर रही हों। सेक्शन ब्रेक: आर्किटेक्चर को कनेक्ट करना 3 बॉक्स फ्रेमवर्क के नीचे की फाउंडेशन। डिफेंसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि यह पर्सनल फाइनेंस के उस ब्रॉडर फ्रेमवर्क में कैसे इंटीग्रेट होती है जिसे हमने इस बुक में बनाया है। चैप्टर 5 में हमने प्रैक्टिकल मनी मैनेजमेंट के लिए ऑथर मोनिका हालन के 3 बॉक्स फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया था। बॉक्स 1 द इनकम एंड एक्सपेंस बॉक्स मंथली एक्सपेंसेस के लिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो। बॉक्स 2 द इमरजेंसी बॉक्स अनफॉर्सीन लाइफ शॉक्स के लिए लिक्विडिटी कुशन। बॉक्स 3 द वेल्थ बिल्डिंग बॉक्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैपिटल। मोनिका हालन का 3 बॉक्स आर्किटेक्चर: बॉक्स 1 इनकम एंड एक्सपेंस ले जाता है बॉक्स 2 इमरजेंसी फंड की तरफ, जो आगे ले जाता है बॉक्स 3 वेल्थ बिल्डिंग की तरफ। यह बेंजामिन ग्राहम के डिफेंसिव मॉडल की तरफ ले जाता है, जिसमें 65% इक्विटी कोर और 35% डेट एंड शामिल है। बेंजामिन ग्राहम के डिफेंसिव पोर्टफोलियो प्रिंसिपल्स बॉक्स 3 के अंदर कोर इन्वेस्टमेंट इंजन प्रोवाइड करते हैं। जब अनीता बॉक्स 3 में जाने वाले अपने मंथली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपी सेटअप करती हैं, तो वे ये गेस नहीं कर रही होती कि हर महीने अपना पैसा कहां डायरेक्ट करना है।
कैपिटल उनके टारगेट एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग उनके इक्विटी इंडेक्स फंड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो जाता है। फरहान के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पर विचार करें जिनसे हम सेक्शन 6.7 में मिले थे। फरहान एक ऑर्डिनरी आईटी प्रोफेशनल थे जिन्होंने ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में एक स्टेडी एसआईपी सेटअप की और 20 ईयर्स से भी ज्यादा टाइम तक अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सिंपल रखा। उन्होंने वीकेंड्स पर कभी स्टॉक बैलेंस शीट्स नहीं पढ़ी, कभी फाइनेंशियल टेलीविजन नहीं देखा और अपनी लाइफ में कभी कोई स्पेक्युलेटिव ट्रेड नहीं किया। फरहान की मल्टी करोड़ वेल्थ ब्रिलियंट मार्केट इनसाइट्स या कॉम्प्लेक्स स्टॉक सिलेक्शन से हासिल नहीं हुई थी। ये एक डिफेंसिव इन्वेस्टर की जीत थी, एक ऐसे गेम को खेलने से इनकार करके जिसे मास्टर करने का उनके पास टाइम नहीं था। फरहान ने अपने ब्रॉडर इकोनॉमी की कंपाउंडिंग पावर को अपने लिए हैवी लिफ्टिंग करने दी। ग्राहम की क्रूशियल वार्निंग, मिरर में छिपा दुश्मन। अगर डिफेंसिव इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी इतनी इफेक्टिव, लो स्ट्रेस और हिस्टोरिकली प्रूवन है तो हर कोई इसे फॉलो क्यों नहीं करता? बेंजामिन ग्राहम ने इस सवाल का एक ऐसा जवाब दिया जो आज भी बेहद रिलेवेंट है। डिफेंसिव इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट क्रैश, इकोनॉमिक रिसेशन या खराब कॉर्पोरेट अर्निंग्स नहीं है। डिफेंसिव इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन बोर्डम है, सिंप्लिसिटी का साइकोलॉजिकल पिटफॉल। एक सिंपल और इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट सिस्टम समय के साथ अनएक्साइटिंग और बोरिंग महसूस होने लगता है, जिससे एक्शन और मार्केट टिप्स की खोज शुरू होती है जो आगे चलकर बिकम्स अरुण स्पेक्यूलेशन और फाइनेंशियल लॉसेस की तरफ ले जाता है। हम एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जो एफर्ट को रिजल्ट से जोड़ता है। हम नेचुरली मान लेते हैं कि साल में सिर्फ 2 आवर्स की मेंटेनेंस वाली स्ट्रेटजी हर सिंगल डे 2 आवर्स के एफर्ट वाली कॉम्प्लेक्स अप्रोच को पॉसिबली आउट परफॉर्म नहीं कर सकती। जब अनीता एक डिनर पार्टी में बैठती है और अपने कलीग अरुण को टेलीग्राम पर मिली एक हॉट स्मॉल कैप स्टॉक टिप पर 40% का गेन बनाने की शेखी बघारते सुनती है, तो उसकी डिफेंसिव स्ट्रेटजी अचानक से प्लेन और अनएक्साइटिंग लग सकती है। उसके इंडेक्स फंड्स और डेट एलोकेशंस साल दर साल चुपचाप अपना काम करते हैं, लेकिन वे कॉफी ब्रेक्स पर शेयर करने के लिए थ्रिलिंग स्टोरीज प्रोवाइड नहीं करते। बोर्डम या एक्साइटमेंट की अचानक उठी चाहत से ड्रिवन होकर कई इन्वेस्टर्स अपने डिफेंसिव फ्रेमवर्क को छोड़ देते हैं। वे छोटे छोटे एक्सेप्शंस बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे यहाँ एक स्पेक्यूलेटिव स्टॉक खरीदना, वहाँ एक सेक्टर फंड ट्राई करना या करंट हेडलाइंस के बेसिस पर अपनी एसआईपी टाइम करना। बिना रियलाइज किए वे डिफेंसिव रोल से बाहर निकल आते हैं और एक्टिव इन्वेस्टिंग के लिए जरूरी डीप और पेनस्टेकिंग रिसर्च किए बिना एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स की तरह एक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करके वे अरुण की तरह बन जाते हैं, परफॉर्मेंस को चेज करते हुए, इमोशन पर ट्रेड करते हुए और अल्टीमेटली अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ को नुकसान पहुंचाते हुए। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए सिंप्लिसिटी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यह शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट की बजाय पीस ऑफ माइंड और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को प्रायोरिटी देने का एक कॉन्शियस चॉइस है। सेक्शन ब्रेक। द कोर सैटेलाइट कॉम्प्रोमाइज वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए एक ब्रिज। क्या हो अगर आपने अपना डिफेंसिव फाइनेंशियल सिस्टम तैयार कर लिया है, आपका 3 बॉक्स स्ट्रक्चर स्मूथली चल रहा है, लेकिन फिर भी आप इंडिविजुअल कंपनियों को एनालाइज करने के लिए जेन्युइन क्यूरियोसिटी फील करते हैं? क्या हो अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिस्क में डाले बिना अपनी एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करना चाहते हैं? यहीं पर कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी एक प्रैक्टिकल मिडिल ग्राउंड प्रोवाइड करती है। द कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर। टोटल इन्वेस्टमेंट एसेट्स डिफेंसिव कोर 85% से 90% और सैटेलाइट बकेट 10% से 15% में स्प्लिट होते हैं। डिफेंसिव कोर में निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, पीपीएफ या डेट शामिल हैं जिन्हें एनुअली रीबैलेंस किया जाता है। सैटेलाइट बकेट में इंडिविजुअल वैल्यू स्टॉक्स और कैलकुलेटेड एक्ट शामिल हैं। इस अप्रोच के तहत आपका डिफेंसिव कोर आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 85% से 90% रिप्रेजेंट करता है। ये कोर मनी लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स और एनुअल रीबैलेंसिंग रूल्स का इस्तेमाल करके स्ट्रिक्टली मैनेज रहता है, जैसा कि हमने आउटलाइन किया है। यह आपकी फैमिली के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करता है, इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करता है और बैकग्राउंड में रिलायबली काम करता है। बाकी का 10% से 15% एक सेपरेट सैटेलाइट बकेट में अलग रखा जा सकता है। यह वो जगह है जहां एक इन्वेस्टर जो इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग एक्सप्लोर करना चाहता है, एक एक्टिव इन्वेस्टर की तरह काम कर सकता है, बशर्ते वह एक स्ट्रिक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच अप्लाई करे। जैसा कि हमने सेक्शन 8.1 में एस्टेब्लिश किया था, इंडिविजुअल स्टॉक्स को सक्सेसफुली पिक करने के लिए
एक रिग्रेस मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दायरे में काम करना पड़ता है। इसका मतलब है हाई क्वालिटी बिजनेसेस में इक्विटी तभी खरीदना जब उनका मार्केट प्राइस उनकी ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू से क्लियर डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा हो। अगले सेक्शन 8.4 हंटिंग फॉर बार्गेन्स, हाउ टू स्पॉट अंडर वैल्यूड इंडियन स्टॉक्स में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इंडिविजुअल इंडियन कंपनियों को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। हम की बिजनेस मैट्रिक्स, फाइनेंशियल रेशियोस और वैल्यूएशन टूल्स पर नजर डालेंगे जो जेन्युइनली अंडरवैल्यूड बिजनेसेस को चीप वैल्यू ट्रैप्स से अलग करने में मदद करते हैं। हालांकि जैसे ही आप एक्टिव स्टॉक एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ते हैं, अनीता की स्टोरी को ध्यान में रखें। वेल्थ बिल्ड करने के लिए अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलने या मार्केट चार्ट्स को घंटों घूरते रहने की जरूरत नहीं है। अपनी फैमिली के लिए हार्ड वर्क करने वाले ज्यादातर एवरीडे इन्वेस्टर्स के लिए डिफेंसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी सिर्फ एक वैलिड चॉइस ही नहीं है, बल्कि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की एक रिलायबल फाउंडेशन है।